लहसुन की फसल लगभग 90 दिन या इससे ऊपर अब हो चुकी है। अगर अभी भी किसी के खेत के अंदर लहसुन की फसल बीमारियों से जूझ रही है, उसके अंदर थ्रिप्स की समस्या खत्म नहीं हुई है, या फिर उसमें अभी पीलापन की समस्या बरकरार है, उसके अंदर झुलसा बीमारी अभी भी है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका उत्पादन अब की दफ़ा कम निकलने वाला है। क्योंकि अब फसल है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर चुकी है। इससे आगे जितने भी दिन उसको चाहिए वो उसको कंद बनाने के अंदर चाहिए। तो क्या दोस्तों अभी भी अपन उस फसल को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं? क्या अपनी फसल के अंदर दोबारा से वही प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं? ये सब जानकारी लेके हाजिर हूं मैं इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को कंद बनते टाइम पर हमें कौन सा खाद अपने खेतों के अंदर स्पेशली यूज करना चाहिए जिससे कि हमारा कंद वो शानदार तरीके से बने। अगर हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही शानदार हमारा लहसुन फसल इस टाइम पर है, तो हमें अब कौन सी स्प्रे करनी चाहिए या नीचे से कौन से खाद देने चाहिए, पोटास की अवेलेबिलिटी अपन को किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि पोटास एक ऐसा खाद है जो कंद वर्गीय फसलों के अंदर कंद को फुलाने में, कंद को मोटा करने के अंदर सबसे अहम भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जो हमारा कंद बनता है उसकी क्वालिटी को सुधारता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारता है। तो अपन पोटास किस तरह से अपने खेतों के अंदर दे सकें, अपन को एमओपी यूज करना चाहिए या फिर कुछ और यूज करना चाहिए, फोलियर स्प्रे में दें या फिर नीचे से ड्रिंचिंग के माध्यम से दें। साथ ही पोटास के अलावा हमें कौन से खाद अपने खेतों के अंदर देने चाहिए जिससे कि हमारा कंद उसका अच्छा साइज बन सके। और जो नाइट्रोजन की बची खुची मात्रा है, क्योंकि अभी जिन खेतों के अंदर हल्का पीलापन बाकी उसके अंदर नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में दें जिससे कि पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर ले और उसका नाइट्रोजन का जो दुष्परिणाम होता है या दुष्प्रभाव जो होता है फसलों पर, विशेषकर लहसुन फसल के अंदर, वो भी ना आ पाए। तो दोस्तों आप लोगों को ये सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारी फसल 90 दिन या इससे ऊपर हो चुकी है या 100 दिन के लगभग हो चुकी है और फिर भी हमारी फसलों के अंदर पीलापन है, तो वो किस कारण से, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर इस अवस्था के अंदर भी आपकी फसलों के अंदर पीलापन है तो वो 2 या 3 कारणों से हो सकता है। या तो आपकी फसलों के अंदर कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी रह चुकी होगी, आपने जब खाद डाले होंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट छोड़ा होगा, या फिर आपके खेत के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी जरूर बनी होगी। दूसरा और सबसे ज्यादा जो कारण दिखाई देगा इस अवस्था के अंदर, आपकी फसलों के अंदर निश्चित तौर पर थ्रिप्स की समस्या है, वो थ्रिप्स कंट्रोल हुए ही नहीं होंगे। और तीसरी जो कारण होता है इस वक्त फसल पीलापन होने का, तो जिन खेतों के अंदर थ्रिप्स लगी हुई होती है और थ्रिप्स तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों का जैसे रस थ्रिप्स पीती है, उसके बाद उसके अंदर फंगस लग जाती है मौसम के अंदर नमी होने के कारण। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने खेत के अंदर अपनी फसल का डायग्नोस कीजिए कि किस कारण से, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि अपन ने जो भी खाद डालें, कौन कौन से खाद और किस किस मात्रा के अंदर डालें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जिन खेतों के अंदर खाद की कमी है, तो आप जब 90 और 100 दिन की अवस्था के अंदर हमारी फसल होती है तो इस अवस्था के अंदर भी अपनी फसल को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप एक बार फिर तीसरी बार वही डोज दोबारा से अपना लीजिए अपने खेतों के अंदर। उस डोज के अंदर से आपको नाइट्रोजनी खाद आउट करना है, वो बाहर करना है। तो नाइट्रोजनी खाद में भी विशेषकर यूरिया का आप इस अवस्था के अंदर बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। यूरिया की अगर आपके खेतों के अंदर कमी है, डेफिशिएंसी दिखाई दे रही, तो आप दूसरे फॉर्म में उसको ले सकते हो। आप अगर सिंचाई करने जा रहे हो तो आप 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी लीजिए। डीएपी के साथ आप कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट लगभग 10 किलो ले लीजिए, क्योंकि अभी हमारी जो फसल है वो 40 से 50 दिन और आगे चलेगी, तो पौधे को अभी टोटल माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारे पौधे के अंदर किसी भी तरह से कोई डेफिशिएंसी आ जाती किसी भी पोषक तत्व की या सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो वहीं पर हमारा उत्पादन निश्चित तौर पर घट जाएगा। तो अपन को एक बार फिर जब हमारी फसल 90 से 100 दिन के बीच में हो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने लगभग 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इन्हीं के साथ आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, चूंकि बहुत से खेतों के अंदर नाइट्रोजन की कंप्लीट मात्रा नहीं दी जाती है, किसान शुरू में डर जाता है कि कहीं हमारा कंद है वो फट ना जाए और फसल हमारी खराब ना हो जाए, उस वजह से भी हमारी फसल है वो पीली रह जाती है। तो आप नाइट्रोजन की पूर्ति इस अवस्था के अंदर या तो आप 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, उसके अंदर कुछ मात्रा नाइट्रोजन की होगी और बाकी मात्रा है वो सल्फर की होगी। या फिर आप सिंचाई करने के बाद जैसे आप इन खादों को डाल के सिंचाई कर दोगे, तो जब आप अपने खेतों के अंदर घुस सको
उस अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल, तो कंद को फुलाने के अंदर बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है कैल्शियम, उसकी तो पूर्ति होगी, साथ ही साथ नाइट्रेट फॉर्म में उसको नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। तो पौधे के अंदर एक तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और पौधा है वो अपने कंद के अंदर अपनी ऊर्जा लगा देगा। अगर आपने अपने खेतों के अंदर अभी तक बोरोन की ना तो स्प्रे की है ना नीचे से आपने दिया है, तो आप बोरोन एडेड कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हो। वैसे आप इन्हीं खादों के अंदर 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से बोरोन भी डाल सकते हो इन्हीं खादों में मिला के नीचे से, वो ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। या फिर आप जब स्प्रे करने जा रहे हो तो पर लीटर के हिसाब से 1 ग्राम बोरोन अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर सकते हो। वो मैं आगे अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से कौन सा NPK यूज करना है बोरोन के साथ या कुछ आगे करना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कारण। बहुत से खेतों के अंदर अपन देखते हैं कि थ्रिप्स कंट्रोल अभी तक हो ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए बढ़िया टेक्निकल आप लोगों से बताए थे। अगर आप लोगों ने वही टेक्निकल चेंज करके स्प्रे किए होंगे 7 से 8 दिन के बीच में, तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है उसके अंदर थ्रिप्स की समस्या खत्म होगी। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन खेतों के अंदर थ्रिप्स की समस्या अभी तक कंट्रोल नहीं हुई, अभी इससे आगे टेम्परेचर है वो दिन का बढ़ता चला जाएगा, आपकी थ्रिप्स की समस्या फिर आगे जाके कंट्रोल होगी ही नहीं। तो अभी आपके पास टाइम है, जैसे जितना मौसम अभी ठंडा है तो आप अभी एसीफेट यूज कीजिए। एसीफेट ठंडे दिनों में बहुत बढ़िया से काम करता है। एसीफेट के साथ आप लैम्डासाइलोथिन या फिर आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन यूज कीजिए। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों को एक टेक्निकल और बताता हूं, जो ठंड के दिनों में जिस तरह से अभी टेम्परेचर चल रहा है उसके अंदर आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी यूज कर सकते हो। जी बिल्कुल, कि इमामेक्टिन बेंजोएट विशेषकर किसान क्या करते हैं, इल्लियों के ऊपर ज्यादा स्प्रे करते हैं। वैसे मेरा जो स्वयं का अनुभव बताता है वो ये है कि इमामेक्टिन बेंजोएट को अपन थ्रिप्स कंट्रोल में भी अच्छे से यूज ले सकते हैं। आप इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ कोई भी टेक्निकल जैसे कि थायोमेथोक्सोम है वो मिला के कर सकते हो, आप एसीफेट है वो मिला के कर सकते हो। कुल मिला के बाद आप 2 या 3 स्प्रे करते हो तो आप टेक्निकल चेंज करते चले जाओ, आपके थ्रिप्स की समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा कारण पीलापन होने का। तो जिन खेतों के अंदर थ्रिप्स लगी होगी, थ्रिप्स कंट्रोल हो चुकी होगी, पत्तियों के अंदर जितना भी थ्रिप्स ने रस चूसा होगा उसके अंदर मौसम के अंदर नमी बनने के कारण और सुबह ओस आती है रात के टाइम, उस कारण से फंगस लग गई होगी। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए इस अवस्था में आप बढ़िया टेक्निकल यूज कीजिए। मैंने पीछे भी वीडियो में आप लोगों से बताया था, आप एजोक्स्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब यूज कर सकते हो, आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल यूज कर सकते हो, आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों जिन खेतों के अंदर फसल एकदम हरी भरी खड़ी है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी है या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब अपन को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा कंद का विकास अच्छे से हो सके। तो उन खेतों के अंदर पोटास की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। पोटास 2 तरह से अपन यूज कर सकते हैं। एक तो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास अपनी फसलों के अंदर दे दीजिए जब आपकी फसल 90 से 100 दिन के बीच में हो, सिंचाई से पहले। या फिर आप दूसरा जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसके अंदर आप लगभग 2 से 3 किलो NPK 0050 आप इसको लीजिए, किसी खादों के अंदर मिलाइए या फिर पानी के अंदर घोल के और सिंचाई के साथ चला दीजिए नीचे से। आपके जो पौधे को पोटास की अवेलेबिलिटी चाहिए वो आपके कंप्लीट हो। MOP होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, वो आप डालोगे तो लगभग 10 दिन के बाद आपको उसका असर दिखाई देगा, क्योंकि MOP धीरे धीरे रिलीज होता है। और जो NPK 0050 दोस्तों, वो जैसे ही आप डालोगे तो ये वाटर सोलुबल है, पानी के अंदर घुल जाता है। घुलने के बाद ये बहुत जल्दी से सक्रिय हो जाता है, पौधा इसको बहुत जल्दी नीचे से लेने लग जाता है। तो आप इसको NPK के माध्यम से भी दे सकते हो या फिर आप MOP म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से भी दे सकते हो। तो MOP की अगर डोज बताऊं आप लोगों को तो लगभग 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप MOP डाल दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर से अपन को क्या कुछ करना है। तो 90 से 100 दिन की अवस्था के अंदर आप ऊपर से स्प्रे करने जा रहे हो NPK की, तो आप 05234 का ही यूज कीजिए, क्योंकि अभी काफी लंबे टाइम तक अपनी फसल को हरा भरा रखना है। तो अपन को 0050 वो नीचे से ही देना है। ऊपर से स्प्रे करते वक्त आप 05234 का स्प्रे कीजिए, जिससे कि हमारी फसल और लंबे टाइम तक हरी भरी चलती रहे और फॉस्फोरस की पूर्ति भी साथ ही साथ होती है। इन्हीं के साथ साथ आप जिन खेतों के अंदर भी कोई बीमारियां नहीं है वो भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की लगातार स्प्रे करते रहें, चाहे वो 10 से 15 दिन के अंदर एक स्प्रे लें, लेकिन लेते जरूर है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम के अंदर अब गर्मी बढ़ती जाएगी थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा।